नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और अभी आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स लाइव। रिपोर्टर्स लाइव में सबसे पहले छत्तीसगढ़ चलेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का पहला चरण जो है आज मतदान हो रहा है और 20 सीटों पे ये मतदान होना है। और वहां पर अपडेट के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट के लिए लगातार सुबह से हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं और यह भी आपको बता रहे हैं कि अब तक जो है काफी तरीके से मतदान हुआ है और करीब 20% के आसपास का मतदान जो है हो गया है। और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पहले चरण के साथ मिजोरम में भी आज चुनाव हो रहे हैं। मिजोरम में 40 सीटें हैं, सभी 40 सीटों पे आज एक ही फेज में चुनाव वहां पर होने हैं। मतदान की प्रक्रिया वहां भी जारी है और मतदान में अभी तक वहां से भी जो खबर हमारे पास मिल रही है उसका भी अपडेट आपको दिखाएंगे। और जो अपडेट हमारे पास है उसके मुताबिक करीब 20% का मतदान जो है मिजोरम में भी हो चुका है। सीधा आपको लिए चलते हैं। ये जो टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये टेलीविजन स्क्रीन पे आपको छत्तीसगढ़ का ये नजारा है। नक्सल प्रभावित और मिजोरम में हमारे साथ रहेंगी जो के अलावा हम चलेंगे सीधे राजस्थान जयपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हमारे साथ रहेंगे, वो अपडेट देंगे। वहां पे हालांकि आज वहां पर मतदान नहीं हो रहा है, लेकिन जो 25 तारीख को मतदान होने हैं उसको लेकर के तैयारियां जोरों पे है। सभी दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही अपने अपने तरीके से पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता है वो वहां पर लगातार कैंपेन किए हुए, उनकी चुनावी सभाएं हो रही है और लोगों का मिलना जुलना जो है वो जारी है। उस पर भी हम अपडेट देंगे कि आज अभी क्या अपडेट है आज का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा राजस्थान के अलावा जो है हम आपको लिए चलेंगे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से हम खबर देंगे। वहां से दीपक पटेल हमारे साथ होंगे। दीपक पटेल आपको बताएंगे कि वहां पर क्या अपडेट है। दीपक चौहान होंगे हमारे साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना होनी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। संस्कृति मंत्री जो है वो भी मौके पे मौजूद रहेंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पड़ने वाली नदियों के जल से इस मूर्ति का जो है जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद ये जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पांचों खबर पे हम आपको अपडेट दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले लिए चलते हैं आपको रायपुर, माफ कीजिएगा, लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां बस्तर लिए चलते हैं। वहां से हमारे जो संवाददाता और हमारे जो ब्यूरो चीफ है योगेश मिश्रा, वो वहां पर मौजूद है। लगातार 7 दिन से कैंप किए हुए हैं। इन 20 विधानसभा सीटों की क्या स्थिति है, कौन सी पार्टी जो है वो आगे चल रही है, कौन सी पार्टी पीछे, ये तो बताना अभी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही है उसका सारा अपडेट देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव की जो भी अपडेट है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं आपको जयपुर। राजस्थान में नतांश पटेल हमारे साथ मौजूद है अपडेट के साथ। नतांश, आवाज मिल रही है आपको? नतांश, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल, मुझे आवाज मिल रही है मुकेश। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी आवाज मिल रही होगी। बिल्कुल नतांश, क्या अपडेट है आपके पास, और आज कौन कौन से बड़े नेताओं की सभाएं होने वाली है वहां पर? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की सारी 200 विधानसभा सीट है, वहां पे सभी उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं भाजपा और कांग्रेस के। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने केवल 199 घोषित किए उम्मीदवार, वहीं एक सीट कांग्रेस ने आरएलपी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उसके लिए छोड़ दी है। वहीं यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी समस्या जो भाजपा और कांग्रेस के सामने आ रही है वो है बगावत। कुल ऐसे 52 कद्दावर नेता है जिन्होंने बगावत के सुर पकड़ लिए हैं। और उसके बाद जो 8 तारीख है वो लास्ट जब नामांकन वापस होंगे, तो 8 तारीख को ये देखना होगा कि कितने नामांकन वापस होते हैं और उसी बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि कौन सी पार्टी जो बगावत कर बैठे हैं जो प्रत्याशी, उनको रिझाने में कामयाब होती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि भाजपा जो है वहां पे कई कद्दावर नेताओं ने जो बगावत के सुर पकड़ लिए हैं, उनमें से राजपाल सिंह शेखावत है जो जोटपाड़ा से राजवर्धन सिंह जी को टिकट मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने बगावत की है। वहीं डीडवाना से वसुंधरा समर्थक माने जाते थे यूनुस खान, उन्होंने बगावत की है। वहीं चित्तौड़गढ़ से आपको बता दूं कि जो चंद्रभान सिंह सिटिंग एमएलए है, उन्होंने जो नरपत सिंह राजवी जो है उनको टिकट मिली है, उसके खिलाफ बगावत की है। तो ये बगावत वाले जो सुर है वो कर रही है। वहीं कांग्रेस में आपको बता दूं कि 16 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने बगावत कर रखी है। तो ये देखने वाला बात होगी कि कैसे पार्टी इनको वापस बनाती है।
बीजेपी की बात, कांग्रेस में कौन से ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने बगावत की है? बगावत हर एक चुनाव में होता है, लेकिन क्या आपको लगता है 152 अगर प्रत्याशी हम वहां पर हैं जो बागी है वहां पर, और 8 तारीख से पहले उनको नामांकन वापस लेना है, 8 तारीख तक अगर ये नामांकन वापस अपना नहीं लेते हैं तो बागी को क्या क्या रोल रहेगा? ये तो आपने बीजेपी के पक्ष में बताया, बीजेपी की तरफ से बताया। क्या कांग्रेस में जो बागी हैं वो क्या कांग्रेस की रेस को कमजोर कर रहे हैं? उम्मीदवार है कांग्रेस में जिन्होंने बगावत के सुर पकड़ लिए है, और उन्हीं में से मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा से जो है वो काफी कद्दावर नेता हैं जिनका नाम है आलोक बेनीवाल, और आलोक बेनीवाल ने बगावत की है कांग्रेस में। हालांकि कांग्रेस में ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे ऐसे बड़े नेता नहीं है जिन्होंने बगावत की है। कंपैरेटिवली अगर बीजेपी का देखा जाए तो बीजेपी में कई बड़े नेता हैं जिसमें पूर्व मंत्री और कई एमएलए भी शामिल हैं जिन्होंने बगावत की है, लेकिन कांग्रेस में इतनी ज्यादा बगावत देखने को नहीं मिली। केवल 16 ऐसे एमएलए हैं जो और मंत्री हैं जिन्होंने बगावत कर रखी है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हरबीन हमान जो है शाहपुरा से उन्होंने बगावत की है, वहीं सुरसागर से रामेश्वर दादी जो है उन्होंने बगावत की है, जोधपुर के जो मेयर रह चुके हैं उन्होंने बगावत की है, वहीं मारवाड़ की राजनीति में वो काफी समझ रखते हैं, उन्होंने भी बगावत की है। बिल्कुल नतांश, आप नजर बनाए रखिए, बागियों पर भी नजर बनाए रखिए, और जिन्होंने प्रत्याशी जो अभी वहां पर जो बड़ी सभाएं होने वाली हैं उन सभाओं पर भी आप नजर बनाए रखें। बराबर आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आपके जरिए जो है अपडेट जनता तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए जो है आप नजर बनाए रखिए, और अब चलते हैं सीधा महाराष्ट्र में दीपक चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक चौहान, क्या अपडेट है? छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा की स्थापना जो है आज सीएम एकनाथ शिंदे ने किया है, और किस तरीके का वहां पर अपडेट है? कौन कौन से मेहमान वहां पर आए थे और इस प्रतिमा के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल मुकेश जी, ये जो प्रतिमा है ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में स्थापित की गई है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वरूढ़ जो पुतला है वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जो है पुणे की एक जो संस्था है उस संस्था द्वारा जो है वहां पर स्थापित करने का जो यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया है, इसी पुतले का जो अनावरण जो आज है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के हाथों जो है वो संपन्न होने जा रहा है। क्योंकि ये जो पुतला है इसी मुंबई शहर से कुपवाड़ा लेके गए हैं, क्योंकि मुंबई के राजभवन से ही इस अश्वरूढ़ पुतला जो है वो कुपवाड़ा के यहाँ प्रस्थान किया गया था। आखिर वो प्रस्थान होने के बाद जो है 26 दिन बाद इस प्रतिमा का जो आज अनावरण जो है आज राज्य के मुख्यमंत्री और सांस्कृतिक मंत्री के हाथों जो है कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर जहाँ पर हमारे भारतीय सैनिक है उनके साथ जो है वो बॉर्डर पे ये जो पुतला जो है उसका अनावरण आज किया जा रहा है। और साथ ही ये जो अश्वरूढ़ पुतला है छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के सैनिकों को ऊर्जा देने का एक प्रतीक यहाँ पर है, और क्योंकि उनका जो हौसला है वो बुलंद होता है, इसी को लेकर जो है कई ऐसे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो इतिहास है उसको उजागर करते हुए हमारे जो सैनिक है जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलने का एक केंद्र है। इसी को लेकर ही ये जो स्थापना है ये की जा रही है। आज राज्य के मुख्यमंत्री कुपवाड़ा पहुंचे हैं, 10:30 से 11 बजे तक अभी तक ये प्रोग्राम चल रहा है। कई ऐसे मान्यवर है, कई ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो कई सरदार थे उनके वंशज भी वहां पर मौजूद है, उनके द्वारा भी वो भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वरूढ़ पुतला है मुकेश जी, इसका जो जल अभिषेक है वो कन्याकुमारी से लेकर जितनी भी जो गंगा बहती है उन गंगाओं के पवित्र जल से पहले तो अभिषेक और पूजा विधि की गई, उसके बाद जो है इसका विमोचन किया गया। ये बहुत ही बड़ा खुशी का माहौल है, क्योंकि हमारे देश के जितने भी जवान हैं कई राज्यों से वो जो देश की सेवा के लिए वो बॉर्डर पे हैं, उनका हौसला बुलंद करने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और हिंदू राष्ट्र का एक संदेश है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके का माहौल इस दौरान रहा है और उस दौरान वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण जो है एक संदेश देने की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो है भगवा है, और सब जगह हिंदू राष्ट्र की जो उनकी स्थापना का जो एक ध्येय था उस ध्येय के लिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है। कुपवाड़ा में, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इस मूर्ति की, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना जो है एक बहुत बड़ा संदेश है हिंदू राष्ट्र की तरफ। करेंगे आगे हमारे साथ दो और रिपोर्टर जो हैं वो जुड़ेंगे। दोनों अपडेट हैं, दोनों राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, मतदान चल रहा है, और अभी तक करीब 12:13 हो रहे हैं, और 12:13 तक क्या अपडेट है चलेंगे हम सीधा योगेश के पास। क्या योगेश आपको आवाज मिल रही है?
योगेश, क्या आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ योगेश, क्या अपडेट है? किस तरीके का मतदान अब तक हुआ है, कितने परसेंटेज मतदान हुए हैं, और क्या शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि सुबह से लग रहा था, क्या शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज संपन्न हो रहा है? सर बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बस्तर को लेकर के शुरू से ही चाहे भारत निर्वाचन आयोग की बात करें, चाहे स्थानीय प्रशासनिक अमले की बात करें, एक डर जो है वो पहले बना हुआ नजर आता था। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो फोर्सेस हैं, चाहे वो हम सेंट्रल फोर्सेस की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, जो फोर्स डिप्लॉय किया गया है तो उसका असर खास तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह एक बुरी खबर जरूर सामने आई थी, जहां पे सुकमा में एक आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक जवान जो है वो घायल हो गए थे। लेकिन उसके बाद से फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और अभी तकरीबन 11 बजे तक 22 से ऊपर प्रतिशत मतदान यहां पर हो चुका है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बता दूं कि चूंकि 2018 के चुनाव में हमने देखा था कि बस्तर में तकरीबन 78% से ज्यादा यहां पे वोटिंग हुई थी, यानी कि अगर बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र की ओर आए, पोलिंग बूथ की ओर आ रहे हैं, तो यह साफ इशारा करता है कि बस्तर जो है कहीं ना कहीं इस मूड में है कि कई जगहों पर बदलने का तस्वीर सामने आ रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, अभी कुछ देर पहले हम लोग जगदलपुर में थे, उसके बाद हम कोंडागांव पहुंचे और अभी हम लोग केशकाल में हैं। केशकाल की एक बार तस्वीर में दिखाऊंगा सर, ये बहुत ऐतिहासिक घाटी है, केशकाल घाटी ये कहलाती है। जैसा आपने सुना होगा कि 2013 में दरभा घाटी में नक्सली हमला हुआ था, वैसा ही ये कह सकते हैं कि जो बड़ी घाटियों में जब नाम आता है बस्तर के, तो केशकाल घाटी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सर्पाकार ये घाटी कहलाती है। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि इसके आसपास बहुत सारे कैंप हैं सुरक्षा बल के जवानों के, और आसपास भी बाकायदा कई जगहों पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, लोगों को रोका जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो सके। तो कुल मिलाकर के जो लोग हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ की ओर आ रही हैं। हम सुबह से ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का यह कहना है कि बस्तर की सौंदर्यता, बस्तर की संस्कृति, बस्तर की महान विरासत बहुत अमूल्य रही है। ऐसे में वो प्रयास कर रहे हैं कि इस बार ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो वहां के डेवलपमेंट को लेकर के काम करे, जो वहां के संस्कृति को सहेजने के लिए काम करे। और अगर हम बस्तर की 12 सीटों की बात करें तो तस्वीर नजर आ रही है कि इस बार हो सकता है इन 12 सीटों में कई जगहों पर चौंकाने वाले परिणाम भी सामने आ जाएं। कल हम दूरस्थ क्षेत्रों में थे, कल हम दंतेवाड़ा कोंटा रूट में थे, वहां भी हमने देखा कि वहां पर भी लोग जो हैं बदलाव के मूड में कहीं ना कहीं हैं, यानी कि वो अपने पूर्व विधायकों से नाखुश रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वहां पर डेवलपमेंट की जो रफ्तार है वो लगातार तेजी पकड़े। तो ये माना जा रहा है कि इस बार बस्तर की 12 सीटों से चौंकाने वाले परिणाम जो हैं वो सामने आ सकते हैं। बिल्कुल योगेश, बस्तर जो है वो बदलाव के लिए जो है मतदान कर रहा है, और जैसा कि जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में भी दिख रहा है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने के लिए आगे आ रही हैं। एक चीज मैं जानना चाहूंगा योगेश, क्या जिस तरीके से इसके पहले भी जितने चुनाव हुए हैं उनमें से इन नक्सल प्रभावित एरिया में कहीं ना कहीं से जो मतदान के बहिष्कार की खबर आती थी, क्या इस बार भी कोई उस तरीके की खबर आई है कि हम मतदान का बहिष्कार किया गया हो? खास तौर पे जो अंदरूनी ग्रामीण इलाके हैं, कई गांव में हम लोग गए हैं, वहां हमने देखा है कि अभी भी लोग जो हैं कई जनरल नॉलेज की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, यानी कि उन तक विकास नहीं पहुंचा है। जहां तक शिक्षा की बात सामने आती है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात सामने आती है, सड़क की बात सामने आती है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो अभी भी इन सब सुविधाओं से महरूम हैं। ऐसे में बहुत सारे गांव में चूंकि नक्सलियों ने भी लगातार अपील की थी कि वहां पर चुनाव बहिष्कार होगा, शुरू से ही जो माओवादी है वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं, तो उनका प्रयास रहता था कि ग्रामीण पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार करें। लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान, हिंद के शेरों का हौसला था, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के ये विश्वास दिलाते थे कि हमारा कैंप यहां पे लगा हुआ है और यहां पर हम डेवलपमेंट को लेकर आएंगे। जिसके बाद से हमने देखा है कि अगर कुछ गांव को छोड़ दे, कुछ गांव में तस्वीरें शुरुआत में सामने ऐसी आई थी, लेकिन वहां जैसे ही जनप्रतिनिधि पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी पहुंचने लगे, उसके बाद से अब अंदरूनी गांव में भी पूरी तरह से पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जा रहा है। यानी कि जो बहिष्कार की बात माओवादी लगातार करते थे, जिस तरह के बहिष्कार की तस्वीरें जो अंदरूनी क्षेत्रों से पहले सामने आती रही हैं, वो इस बार फिलहाल सामने नहीं आ रही हैं। और सबसे अच्छी बात है, अभी कुछ देर पहले जब हम जगदलपुर के आसपास गांव में थे, हमने देखा कि बहुत सारी महिलाएं जो ऐसा पहनावा पहनती हैं जो बिल्कुल विशुद्ध रूप से ट्राइबल का पहनावा है, वो लोग तक सुबह से बच्चों को लेकर के पोलिंग बूथ की ओर आ रहे थे और ये अपील कर रहे हैं कि हां, हम भी वोट करेंगे। अन्य महिलाओं से भी अपील कर रहे थे कि आप भी वोट करिए और आपको अपना अच्छा विधायक परखना
परखना होगा, चुनना होगा, तभी आप आने वाले दिनों में उनसे सवाल पूछ पाएंगे, तभी आप बस्तर की दिशा, बस्तर की दशा को लेकर के उनसे आंख से आंख मिलाकर के सवाल पूछ पाएंगे। बिल्कुल, तो जो निश्चित समाज रूप से समाज का जो अंतिम तबका, जो सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है, वो भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सेदारी अपनी निभा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग और खासतौर पे सुरक्षा बलों ने एक विश्वास लोकतंत्र के प्रति, ऐसे लोगों का विश्वास जगाने में और बनाने में जो है काफी सफल रहे हैं। और यही वजह है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि अंदरूनी ग्रामीण इलाकों में भी जो पहले बहिष्कार की खबरें आती थी, वो खबरें अब नहीं आ रही है। लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके जता रहे हैं कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है। चाहे कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी धमकाए, कोई कितना भी कहे कि लोकतंत्र में आप आस्था मत रखो और कितनी भी धमकी दे, लेकिन इस बार जैसा कि आप कह रहे हैं, जो खबर अभी तक आई है, कोई भी खबर कहीं से भी इस तरीके की खबर, बहिष्कार की खबर नहीं आ रही है। मतलब लोकतंत्र में लोगों का विश्वास जो है बढ़ा है। खासतौर पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों से इस तरीके की खबर आना जो है वो लोकतंत्र के मजबूत होने की एक कहानी अपने आप में कहता है। चलेंगे सीधा जोजो के पास, जोजो मिजोरम के अपडेट के साथ हमारे साथ बनी हुई है। जोजो, क्या अपडेट है अब तक और कितने परसेंटेज मतदान अभी तक हो चुके हैं? करीब 12:30 बजने वाले हैं। अब तक आपके पास क्या अपडेट है? टोटल परसेंटेज टर्नआउट 12% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हो चुके हैं और ये परसेंटेज कम इसलिए भी है क्योंकि आज सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुए थे 2 घंटे तक सिर्फ ईवीएम मशीन की टेक्निकल ग्लिचेस आए थे। मिजोरम की सीएम श्री पुलजोरामथंगा जी खुद वोटिंग के लिए 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां पर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से वो वापस अपने सीएम बंगलो जाने पड़े और वो वापस जाके 9:46 AM के समय सीएम पुलजोरामथंगा जी ने अपनी वोट कास्ट कर पाई है और अभी जो है बाकी जगह सब नॉर्मली रिज्यूम हो चुकी है। ईवीएम मशीन सही तरीके से काम कर रहे हैं, ये अभी अपडेट आ रहे हैं। और इस साल की मिजोरम के इलेक्शन में फाइट काफी तगड़ा है। रूलिंग पार्टी एमएनएफ में 40 की 40 सीटें अपने कैंडिडेट सील किया है और जैसे कि कांग्रेस जो पिछले 2018 इलेक्शन में हारा था वो लोग भी 40 के 40 सीट सील करके रखे हैं और बीजेपी 23 सीट सील कर रखे हैं और यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी भी 4 कैंडिडेट अपने कैंडिडेट सील कर रखे हैं और ऊपर से 27 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सीट है। तो 174 कैंडिडेट, ये 8,50,000 से ज्यादा वोटर स्लॉट इन 174 कैंडिडेट्स के फेट आज डिसाइड करेंगे। 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे मुकेश सर। बिल्कुल 3 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं। 40 के 40 विधानसभा सीटों पे आज मतदान हो रहा है। एक ही चरण में मिजोरम में सारे ये मतदान हो जाएंगे। अभी पूर्व वहां पर नतांश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं और उसके अलावा अपडेट अब तक का फिर जो मैंने आपको दिखाया था योगेश का, उसके बाद फिर से अपडेट लेंगे, लेकिन पहले चलते हैं नतांश के पास। नतांश, अभी जो आपने बताया बागी की बात, वो बात तो अलग है। कितने बड़े नेता, क्या मोदी जी का प्रोग्राम है, क्या कांग्रेस के बड़े नेता वहां पे आ रहे हैं? आज पूरे राजस्थान में कौन से बड़े नेता हैं जिनका आज दौरा होना है? नतांश की आवाज नहीं आ रही, एक बार नतांश की आवाज। हेलो, हाँ जी, बोलिए नतांश। हेलो, बोलिए नतांश जी। मैं आपको बता दूं, हेलो ठीक है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। जी, मैं आपको बता दूं कि बैक टू बैक जितने भी बड़े नेता हैं गद्दावर के, चाहे भाजपा के हो कांग्रेस के, उनकी रैली हो रही है, वो बड़े बड़े जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यही वजह है कि अमित शाह का कल दौरा था। वहीं 9 नवंबर को उदयपुर में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी दौरा है। वहीं आपको बता दूं शशि थरूर और राज बब्बर दोनों स्टार प्रचारक है कांग्रेस के, वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये देखा जा सकता है कि जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, वोटिंग अब नजदीक आ रही है, वैसे वैसे स्टार प्रचारक और जितने भी गांधी परिवार के भी जितने भी दिग्गज नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नतांश, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी अभी गए थे वहां पर और इस पूरे चुनाव को जो अब तक राजस्थान में ट्रेंड रहा है कि आमने सामने की लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी में होती रही है, इस लड़ाई को ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का प्रेजेंस राजस्थान के चुनाव में कुछ दिख रहा है? जी हाँ, मैं आम आदमी पार्टी और साथ ही जो थर्ड फ्रंट है जिसमें आरएलपी और आजाद पार्टी जिन्होंने साथ में गठबंधन कर लिया है, वो एक बड़ा फ्रंट हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए जितने भी ओपिनियन पोल है वो भले ही पूर्ण बहुमत
भाजपा को बता रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऑन ग्राउंड काफी क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। और ये क्लोज फाइट में जो थर्ड फ्रंट है वो एक अहम भूमिका में हमको नजर आने वाला है। अगर आरएलपी के जो हनुमान बेनीवाल है और आजाद पार्टी उन्होंने गठबंधन कर लिया है, अगर वो 7 से 8 सीटें भी ले आते हैं तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि उनकी भूमिका क्या रहती है, वो कौन सी पार्टी को समर्थन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कुल 199 उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित किया है, वहीं एक सीट जो है आरएलपी के लिए कांग्रेस ने छोड़ दी है। तो वही कांग्रेस भी एनालाइज कर रही है और उनको भी यही लगता है कि जो थर्ड फ्रंट है वो एक अहम भूमिका में अब नजर आ सकता है। पर देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो आती है थर्ड फ्रंट में या फिर आरएलपी या फिर आजाद पार्टी। ठीक है नतांश, मैं वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है, लेकिन आखिरी में एक बार एक अपडेट के लिए मैं योगेश के पास चलूंगा। योगेश, 20 सीटों पे चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे। जो बचे हुए जो 40 सीट हैं, बचे हुए जो सीट हैं, उन सीटों के लिए अभी प्रचार कैसा चल रहा है वहां पर, और कौन से बड़े नेता अभी छत्तीसगढ़ में हैं प्रचार करने के लिए? सर देखिए, उससे पहले मैं एक अपडेट बता दूं कि अभी एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि नारायणपुर के आसपास जो है हमारे जवानों पर फायरिंग कर दिया है। वहां पे फिलहाल एनकाउंटर चल रहा है, ये जानकारी मिली है। और उसके बाद ऑफिशियल सोर्स तो नहीं, लेकिन विश्वसनीय सोर्स बता रहे हैं कि रायपुर से बकायदा फोर्स जो है भेज दिया गया है, नारायणपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। तो ये एक अपडेट बता दूं। दूसरा अपडेट आ रहा है पंडरिया से, जहां पर पंडरिया के एक बूथ में जो है वहां पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने से और मूलभूत सुविधाओं नहीं होने से कुछ जगहों पर लोग बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जहां तक दूसरे चरण की बात है वोटिंग को लेकर के, तो दूसरे चरण में 70 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, और जिसको लेकर के पूरी तरह से चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, या फिर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की बात करें, सभी दलों के नेताओं ने अपनी ताकत की तरह से लगा दी। और सबका यह कहना है कि बस्तर में जिस तरह से 12 और राजनांदगांव में जिस तरह की 8 सीट, यानी कि 20 सीट के बाद, चूंकि 20 सीट के बाद बाकी जो 70 सीटों में वोटिंग होने वाला है, तो वहां पूरी तरह से फोकस जो है जीत को लेकर है। खासतौर पर वहां पे एजेंडे अलग रहेंगे, मुद्दे अलग रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। जी बिल्कुल, तो 20 सीटों के चुनाव आज संपन्न हो जाएंगे और 70 सीटों पे चुनाव जो है वो 17 तारीख को उस दिन मतदान डाले जाएंगे। बाकी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद। लेकिन अपडेट अपने अपने जगहों से जो है अपडेट पे नजर बनाई रखिए और आपके जरिए हम अपडेट दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल अभी रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।